स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो ये फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन होता है फोर्स विच oppose motion of the body which is known as the friction force। फ्रिक्शन फोर्स को स्टडी करने से पहले हम एक एग्जांपल को समझते हैं। बच्चों, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया है। ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है। इसके ऊपर हम कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ओके, वर्टिकल इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक होगा वेट mg जो डाउनवर्ड होगा, और सिमिलर फोर्स यानी सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, वो नॉर्मली अपवर्ड होगा जो परपेंडिकुलर सरफेस होता है। अब बच्चों सोचे ध्यान से कि सपोज मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ F इक्वल टू 5 न्यूटन का, है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी मूव नहीं होती है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसके मोशन कहाँ होना चाहिए? राइट साइड में, पर होता नहीं है। इसको अपोज करने वाला जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये जो अपोजिंग फोर्स होगा, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो बच्चों, इसकी वैल्यू भी 5 न्यूटन ही होनी चाहिए। ओके, जब ये फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल वैल्यू के और ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे, तभी तो ये हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जो अपोजिंग फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स जितना ही होगा, तब ये हमारा बॉडी मूव होगा नहीं और वो रेस्ट में रहेगा। तब जो हमें फ्रिक्शन मिलेगा उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों, जब हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू में 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे, मतलब हमने यहाँ पे सबको 6 न्यूटन फोर्स कर लिया। ओके, और मैं आपको बोलता हूँ तब हमने जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तब भी ये बॉडी मूव नहीं हो रही है, मतलब आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे भी अपने आप 1 न्यूटन ऐड हो गया होगा। ओके, यस, इट इज क्लियर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि चलो मैंने 1 न्यूटन और ऐड कर दिया और ये बॉडी मूव नहीं हो रही है। अब तब डेफिनेटली बोलोगे सर आप यहाँ पे भी 1 न्यूटन अपने आप ऐड हो गया होगा। यस बच्चों, मतलब जब तक आप राइट साइड में फोर्स को अप्लाई करता इंक्रीज करते जा रहे हो और ये बॉडी मूव नहीं होती है, मतलब कि लेफ्ट साइड में अपने आप फोर्स अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, तो ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी है। ओके, ये भी हमें याद रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। बट ये फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग कब तक है बच्चों? अप टू वन सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक ही ये फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सपोज आपने यहाँ पे और 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे हो गया हमारा 8 न्यूटन, और यहाँ पे अब फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है, अपना वैल्यू एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों? बच्चों देखो, यहाँ पे तो हमारे पास 7 न्यूटन था। ओके, और यहाँ पे था हमारे पास 8 न्यूटन। ड्यू टू 1 न्यूटन नेट फोर्स क्या होगा हमारा? 1 न्यूटन। बच्चों, ये बॉडी हमारा राइट साइड में मूव होने लगेगा। ओके, तब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बनेगा, वो होगा 7 न्यूटन। तो बच्चों, ये था डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम इसी चीज को एज ए थियरी समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? जब आप कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लगाते हो और ये बॉडी मूव नहीं होती है, तब उसको अपोज करने वाला फोर्स जो लगता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन व्हेन static friction exists when body is in static condition or rest when applying external force। ओके, अब ये बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है। एक्सपेरिमेंटली ये स्टडी किया हुआ है। नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है? नॉर्मल टू द सरफेस।
और वो फोर्स वेट के इक्विवेलेंट होता। अब हमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्लेस करेंगे म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस हो गया एफ एस बाई एन, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बच्चों जो म्यू एस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और टाइप्स ऑफ मटेरियल पे। बच्चों इसका वैल्यू होता है वो 0.1 से 0.5 के बीच में होता है। ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ एस है, इज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ सरफेस। याद रखिए, फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब सिमिलर थियरी आएगी बच्चों। नेक्स्ट थियरी जो आने वाली है सारी सिमिलर होगी। अगर आपने ये थियरी अच्छे से लिखना समझ लिया तो आगे वाली थियरी भी आपके लिए इजी होगी। बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एफ एस मैक्सिमम। एफ एस मैक्सिमम क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है बच्चों, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और ये बॉडी मूव होने की तैयारी में होती है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स मोशन। ओके, when body is going to start its motion under effect of external force, friction produced is called maximum static friction force, मतलब एफ एस मैक्सिमम। बच्चों एक्सपेरिमेंटली एफ एस मैक्सिमम भी नॉर्मल फोर्स के ही प्रोपोर्शनल में होता है। ओके, एफ एस मैक्सिमम हमारा कहाँ लगता है, अपोजिट साइड में। ये फोर्स भी हमारा नॉर्मल फोर्स के ही प्रोपोर्शनल में लगता है, जैसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स था। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट वो होगा म्यू एस मैक्सिमम इनटू एन। अब बच्चों म्यू एस मैक्सिमम को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो म्यू एस मैक्सिमम क्या होगा, एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन। ये जो हमारा म्यू एस मैक्सिमम है ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है बच्चों, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस। ये म्यू एस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो म्यू एस डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सरफेस, या तो आप बोल सकते हो बच्चों नेचर ऑफ द सरफेस, और दूसरा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बच्चों म्यू एस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस का जो म्यू एस होगा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो म्यू एस बढ़ेगा। और आपको पता है कि जब म्यू एस इंक्रीज और डिक्रीज होता है बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। बच्चों कुछ और बातें भी यहाँ पे हमें नोट करनी पड़ेगी। जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो लेस और इक्वल टू म्यू एस मैक्सिमम इंटू एन होता है। ओके, क्योंकि बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो इंपेंडिंग मोशन का ऑपोज करता है। इंपेंडिंग मोशन, बच्चों इंपेंडिंग मोशन क्या होता है, मोशन इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, जब हम कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी मूव हो रही है, बट वहां पे दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा,
तब जो मोशन होगा उसे बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। तो फिर से, इम्पेंडिंग मोशन इज द मोशन इन एब्सेंस ऑफ स्टैटिक, in absence of friction force under the effect of external force. Okay, due to that we can write Fs maximum is less or equal to mu s maximum into n. Okay, please note down. बच्चों अब हम स्टडी करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन? ओके, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स which oppose relative motion of surfaces. ओके, जब कोई एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस मूव करेगी तो दोनों सरफेस का रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसे बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। सपोज ये हमारे पास एक फ्रिक्शनल सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर हमने m मास का ब्लॉक रख दिया, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को मूव करवाएंगे राइट हैंड साइड में। ओके, और जब ये ब्लॉक मूव करेगा राइट हैंड साइड में, तब ऑपोजिट डायरेक्शन में सरफेस के पैरेलल में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स होगा F के, जिसे बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों, एक्सपेरिमेंटली काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा था और स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी नॉर्मल पे डिपेंड करता था। ओके, जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे, हमें रखना पड़ेगा कांस्टेंट, और यस वो होगा म्यू के इंटू एन। यहाँ पे म्यू के रख दिया हमने। म्यू के क्या है, एफ के बाय एन। ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और एज यू आर नोइंग दैट इट इज यूनिटलेस। बच्चों, ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट बनेगा नहीं। हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ के इक्वल टू म्यू के एन। बच्चों, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस, बट इट इज डिपेंड्स टाइप्स ऑफ सरफेस, यानी कितनी रफ है कितनी स्मूथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बच्चों, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। अब सोचते हैं कि अगर ये F, बच्चों अगर ये F के से ज्यादा होता तो क्या होता। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स आपका F के से ज्यादा होता है, बच्चों इस केस के अंदर आपको F नेट मिलेगा। क्या मिलेगा, F माइनस एफ के, और जो बॉडी को एक्सेलरेशन देगा F माइनस एफ के इक्वल टू ma हो जाएगा। और इस इक्वेशन से आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, F माइनस एफ के बाई एम। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चों, इसके कुछ केस समझने लायक है। सपोज आप ये सोच लो कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड 0 होता है, मतलब कि बॉडी मूव कर रही है, कोई सरफेस के ऊपर मोशन में है, तब काइनेटिक फोर्स तो लगेगा। ओके, बट जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये जो बॉडी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन होगी, और तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एफ के बाई एम होगा। बच्चों, तब उसका एक्सेलरेशन होगा एफ के बाई एम। और आफ्टर स्लो डाउन व्हेन इट कम्स इन रेस्ट, ओके, जब वो रेस्ट में आ जाएगी तब क्या होगा बच्चों, तब आपका फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर सेम होता है बच्चों, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, और बॉडी विल कम्स इन रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में होगी। ये केसेस भी हम यहाँ से बोल सकते हैं। याद रखिए बच्चों कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो Fs मैक्सिमम से कम होता है। इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें काम लगेंगे। प्लीज नोट डाउन। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, तो जब हम कोई सरफेस के ऊपर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं
तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करके स्टॉप हो जाता है, मतलब कि उसका मोशन अपोज करता है कोई फ्रिक्शन फोर्स, और वो फ्रिक्शन फोर्स होगा रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स विच ओपोज rolling of spherical object is called rolling friction। कोई सरफेस के ऊपर बच्चों, सपोज हमारे पास ये सरफेस है, हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास सरफेस है और हमारे पास ये एक सिलेंडर है, उसको रोल करवाएंगे बच्चों, थोड़ा सा रोल करवाएंगे, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि उसे रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स ओपोज कर रहा है। ओके, तो देखिए फ्रिक्शन विच ओपोज द रोलिंग ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। आप इसको स्फीयर से समझ सकते हो, सिलेंडर से समझ सकते हो, या रिंग से भी समझ सकते हो। ये इसी चीज से, जैसे स्फीयर है, रिंग है, सिलेंडर है, आप उसको मूव करवाओ ओके कोई सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाएंगे। अब स्टॉप क्यों होंगे? क्योंकि ऑपोजिट में कोई फोर्स लगता होगा तभी तो स्टॉप होंगे, और वो फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। इसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमें कांस्टेंट प्लेस करना होगा म्यू आर, और म्यू आर को बोला जाता है एफ आर बाई एन, जो है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। बच्चों इट इज डिपेंड्स ऑन, एफ आर डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सरफेस, मतलब कि जितनी सरफेस की स्मूथनेस ज्यादा होगी उतना रोल ज्यादा होगा, जितनी स्मूथनेस कम होगी उतना रोल कम होगा। ओके, एंड टेम्परेचर, बिकॉज वो जो टेम्परेचर क्या करता है, सरफेस के बिहेवियर को चेंज करता है। अगर सरफेस चेंज होगी तो फिर से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा चेंज हो जाएगा। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन, नॉट एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट इज मूव। ओके, तो ये बच्चों हो गया हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन का इंफॉर्मेशन। हमें कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है बच्चों। सबसे ज्यादा वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उससे कम वैल्यू है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की, और उससे कम वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, और उससे कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन की। ओके, सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट होता है म्यूएस, उससे कम कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का, उससे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, और उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। बच्चों इसको आप एक एग्जांपल से फिर से समझ लो। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 500 kg। ओके, और मैं आपको बोलूंगा कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, पर ये ऑब्जेक्ट कोई सरफेस के ऊपर रेस्ट में है। क्या होगा, आपको इसे मूव करवाने के लिए एफोर्ट लगाना पड़ेगा, एफ ओके F1। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि बच्चों मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट के नीचे व्हील्स लगा दिए, मास तो सेम है 500 kg, अब मैं आपको बोलूंगा चलो इसको मूव करवाओ, क्या होगा, कौन सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, F1 ज्यादा लगाना पड़ेगा या F2? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर F2 इज लेस देन F1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास व्हील्स है, व्हील्स क्या करेंगे, रोल्स करेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। ओके, और हमें बॉडी को मूव करवाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी फ्रिक्शन के लिए बच्चों, प्लीज याद रखिए। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे जो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में काम लगेगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक नई क्वांटिटी, इसका नाम है टेंशन। टेंशन क्या है बच्चों? टेंशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फोर्स है। ओके, सोच लो कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को टाइट किया हुआ है, स्ट्रिंग के नीचे हमने कुछ भी सस्पेंड नहीं किया है, स्ट्रिंग को हमने खाली रिजिड सपोर्ट से टाइट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम बच्चों, हम स्ट्रिंग के नीचे कोई मास एम को सस्पेंड कर देंगे। ओके, अब मैं आपको पूछूंगा कि बच्चों ये दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग टेंशन में है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाली स्ट्रिंग टेंशन में है। यस बच्चों, इट इज राइट।
तो टेंशन फोर्स क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड, ओके, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कम्स इन अ टेंशन। बच्चों टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सपोर्ट होती है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है उसका वेट कहाँ लगता है? mg। अब आप सोचो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लाइक दिस, ये हमारे पास एक माइक है, हमने माइक, इसको हम ऑब्जेक्ट सोच लेते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट सस्पेंड हुआ है, तो हमारी स्ट्रिंग सपोज कि टेंशन में है। अब क्या ये ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर नीचे होगा? क्या ये वाई डायरेक्शन में मूव होगा? नहीं। आपका आंसर आएगा नो, बिकॉज इन दिस कंडीशन सिग्मा एफ बाई जीरो होता है। हमारा जो सिस्टम है वो वाई डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम में है। सिग्मा एफ बाई जीरो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आप टेंशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हो और mg की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लोगे, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, मतलब कि T इक्वल टू mg होना चाहिए। यह है टेंशन फोर्स का फॉर्मूला, ओके। अब बच्चों बात करते हैं कि टेंशन फोर्स का प्रोड्यूस होने का एग्जैक्टली रीजन क्या है। तो बच्चों सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम इसको जब मैग्नीफाइंग करेंगे या तो इंटरनल लेवल पे जाके, मोलिकुलर लेवल पे जाके चेक करेंगे, तो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने एटम्स का बना होता है, ओके, मॉलिक्यूल्स का बना होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों इस स्ट्रिंग के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, उसी तरह ये हमारे ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, ओके। तो कोई एक का पॉजिटिव ऑपोजिट के नेगेटिव के साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। किसी एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पे बच्चों टेंशन का रीजन, टेंशन प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक forces between electron and proton at microscopic level, ओके। तो याद रखिए बच्चों, टेंशन को प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन माइक्रोस्कोप एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। बच्चों जब ये स्ट्रिंग टेंशन में होती है तब उसके हर एक पॉइंट टेंशन में होता है। जब स्ट्रिंग पूरी टेंशन में होती है बच्चों, तो उसके हर एक पॉइंट टेंशन में होते हैं। मतलब कि सपोज आप ये पॉइंट P सोच लो, तो P पॉइंट के ऊपर टेंशन लगेगा, ओके। तो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की ओर भी होती है, नीचे की ओर भी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों टेंशन फोर्स है, कोई भी फोर्स समझ लो, वो पेयर में इंड्यूस होता है, पेयर में, ओके, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों हर एक पॉइंट में टेंशन की दो डायरेक्शन होगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ड्यू टू वाई? ड्यू टू दैट दिस पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग विल कम्स इन अ इक्विलिब्रियम। अब देखो स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। इट मींस एट एवरी पॉइंट देयर इज अ फोर्स विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी होगी।